हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे से चल रही है सब प्रिपरेशन? तो जैसे कि आप जान भी रहे होंगे कि पूरे विश्व में उथल-पुथल मचा हुआ है और अस्थायित्व जो है उसका जो है उथल-पुथल जब मचा हुआ है, या इवन ये कह सकते हैं कि पूरा जो है यह इरा जो चल रहा है, एक तरह से वार का इरा चल रहा है, युद्ध का इरा चल रहा है। मतलब या तो जैसे अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा भी था कि ट्रेड वार चल रहा था, ठीक है? हालाँकि अभी भी वो तो परिस्थितियाँ बनी ही हुई हैं। लेकिन उसी के बीच में जिस जैसे अगर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद से इंस्टीट्यूशंस को, जो ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस थी, उनकी स्थापना की गई थी ताकि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे शांति बनी रहे, शांति बरकरार रहे, इसके लिए स्थापना की गई थी। उसके बाद आपने देखा कि यह भी जो जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चला है, उसके बाद यहाँ इजराइल और हमास के बीच में चल रहा था, जो इजराइल हमास से होते हुए सीधे इजराइल और ईरान के मुख्य रूप से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यह जो युद्ध जो हो रहा है, ऐसा फिर प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का जो है खतरा मंडरा रहा है, यह ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका कारण ये है कि जितने भी अथक जो शक्तियाँ हैं विश्व में, वह भी इसको शांत करने के उपाय में नहीं लगी हैं, बल्कि आप देख पा रहे होंगे कि वो भी किसी न किसी अपने फ़ायदे के रूप में, अपने लालच के रूप में लगी हुई हैं, ना कि शांति के रूप में। जैसे अमेरिका जैसे देश को देख लीजिए, पहले ऐसा नहीं कि पहले नहीं लगा था, पहले भी वो अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ ही था, लेकिन अब अभी हाल ही में जो अभी सूचना आई है, उसमें आपने देखा कि यह प्रत्यक्ष रूप से उसमें संलग्न हो गया है अब, ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो गया। जैसे ईरान के जितने भी परमाणु रिएक्टर थे, लगभग 2-3 जगह जो परमाणु रिएक्टर थे, उन सभी परमाणु रिएक्टरों पे यहाँ जाके क्या किया है, B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, अमेरिका के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वहाँ पे बमबारी की गई है, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जो है तबाही मचाई गई है। अब इससे क्या हुआ, चूंकि ऐसा नहीं कि ईरान जो है परमाणु संपन्न देश नहीं है, वो भी परमाणु संपन्न देश है। तो यह जब ज्यादा जो सारी चीजें हो जाती हैं, एक चरम अवस्था पे जब पहुंच जाता है, तो वही परमाणु बम से संबंधित ये जो खतरे जो द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था विश्व ने, वही मंडराने लगता है। वही अब देखिए, एक यहाँ पे कड़ी मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो ईरान है, वहाँ पे समुदाय कम्युनिटी जो रहता है, वो कौन सा कम्युनिटी रहता है, वह सिया जो है कम्युनिटी वहाँ पे रहता है। और वहाँ की जो चूंकि भारत में भी देखा जाए तो 95% जो कम्युनिटी है मुस्लिम में, वह सिया समुदाय से रिलेटेड ही है। तो एक तरह से यह देख सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप दूसरी ओर से देखें, तो ईरान और रसिया रसिया और यूक्रेन से जब से युद्ध हो रहा है, तब से ईरान ने बहुत सारे अपने वेपन्स जो है, या बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं, इवन वह किसको दे रखा है, वह रसिया को दे रखा है। और रसिया ने उसके बदले भी वो सारी चीजें जो है कमिट किया है, ठीक ना? अब इस युद्ध में रसिया, चाइना, ये सब अगर फिर ये अगर होते हैं, और ऐसा हो भी सकता है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है संजोग। तो मुख्य रूप से अच्छा, जब से ट्रम्प जाए हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तब से और भी ज्यादा अस्थिरता विश्व में बन गई है, ठीक है? तो जब से, हालांकि ट्रेड वार से लेके ये सभी चीजें आप देख रहे होंगे, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब ईरान जो है फारस, अब अगर देखेंगे कि इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो चूंकि ये फारस है की खाड़ी में, अगर ये मतलब ये देश जो आता है ईरान, और मेजर रूप से जो है ऑयल सप्लायर देश है, मेजर रूप से ऑयल का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे, यानी जितने भी वहाँ पे पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, उन सभी देशों में इसका मेजर जो है पार्ट जो है ऑयल से संबंधित होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आने वाले समय में ऑयल के जो दाम है या रेट है, उस पे जो है प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्राइसिस होगा। अब इसका जो क्राइसिस होगा, इसका इफेक्ट कहीं न कहीं मुद्रास्फीति या कहीं-कहीं अर्थव्यवस्था में देखने को आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ठीक है? ह्यूमैनिटी की जो आप देख पा रहे होंगे, जो मानवता है, उसका जो हानि हो रहा है, उसकी बात तो अलग ही है, ठीक ना? अब ऐसा नहीं कह सकते कि केवल और केवल इज़राइल दोषी है और केवल और केवल ईरान दोषी है। तो ईरान में भी आपने देखा कि ईरान ने भी पहले क्या किया, 2023 में इवन वहाँ पे जाके कितने बड़े लेवल पर मानवता जो है वहाँ पे क्राइसिस किया गया था इजराइल पे, ठीक है? और इजराइल के द्वारा भी आपने देखा कि ये सारी चीजें चल रही थी, इसी बीच में अमेरिका भी। तो हालांकि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, हालांकि ये जो देश हैं, ये तो मध्य एशिया के, या आप कह सकते हैं पश्चिमी एशिया के देश है, जो ईरान हो गया, इजराइल हो गया,
लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर इसको उकसाने वाला अगर कहा जाए कोई कार्य करता है या कर रहा है, जैसे यूक्रेन वाला मामले में भी आपने देखा, वह कौन सी कंट्री कर रही हैं, वेस्टर्न कंट्रियां कर रही हैं। और वेस्टर्न कंट्रियों में खासकर आप जानते हैं कि अमेरिका जो है उसका सबसे बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे जो है जिस उद्देश्य के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे वो आखिर है कहाँ, जिस शांति के उद्देश्य के लिए ग्लोबल रूप में वैश्विक स्तर पे संस्थाओं का निर्माण किया गया था, आखिर वो संस्थाएं क्या कर रही हैं जिसके कारण जो और अस्थिरता है बढ़ती ही चली जा रही है। और कोई भी उसमें ऐसे, अच्छा यूएनएससी बना है, कितना बड़ी शर्म की बात है, यूएनएससी है उसमें वीटो नहीं दी जाती है, ये यहाँ ये सारी सभी बातें होती हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण रूप से कोई बात नहीं होगी। यह जो युद्ध का इरा जो चल रहा है उसके खिलाफ उसके ऊपर कोई बात नहीं। अब देखिए पहले जो है अमेरिका क्या करता है, ईरान पे बमबारी करता है, वहां के जितने परमाणु जो लगभग 2-3 जगह जो परमाणु रिएक्टर्स हैं उसको तबाह करता है। क्या वहां पे लोग नहीं मरे होंगे, बिल्कुल लाजमी सी बात है मरे होंगे। वहां पे रिसोर्सेस जो है उनका जो है हानि हुआ, और तब कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम शांति चाहते हैं। क्या शांति चाहने का यही तरीका होता है कि हम आपके ऊपर जो है पूर्ण रूप से दबाव डाल के, या पूर्ण रूप से दबाव तो डालना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको पूर्ण रूप से युद्ध में झोंक दें और तब कहें कि हम शांति चाहते, शांति के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा संभव या ऐसा मुख्य रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, शांति की ओर अग्रसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं जब से ये आए हैं महाराज तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अमेरिका जो है ऑपरेशन कोड नेम इसका नाम रखा गया है, मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका B2 स्पिरिट जो था वह बॉम्बर यहाँ पे बरसाया गया था, लगभग 13,600 किलोग्राम के आसपास, 30,000 पाउंड के आसपास ऐसे, ठीक ना। प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो फार्डो यानी शाहिद अली मोहम्मदी जो पहाड़ के अंदर लगभग 80-90 मीटर गहरा अत्यधिक किलाबंद गैस के अंदर था उस पे किया गया। फिर उसके बाद से ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन स्थल जो था, परमाणु रिएक्टर स्थल, वहां पे भी यह सारी चीजें गिराई गई। समय और जो समय अगर आप देखेंगे तो 22 जून की सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास ये ऐसा किया गया, ठीक ना। तो ये आप ईरान का पार्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यही है यहाँ पे जैसे इस्फहान हो गया, नातांज हो गया, फॉर्डो हो गया, यहाँ पे मेजर रूप से यह किया गया है। आप अगर एग्जाम पे से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको जो सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे इजराइल से रिलेटेड आ रही हैं, ईरान से रिलेटेड आ रहा है, या जो क्षेत्र आ रहा है जहाँ पे परमाणु हमले हो रहे थे, तो इस क्षेत्र को आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे कि ईरान का सीमा किससे लगता है, कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, ठीक ना। और ये सारी चीजें आप याद रखेंगे कि ये प्लेस है कहाँ पे, जैसे फोर्डो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर साइट से, न्यूक्लियर बेस है, या नातान्ज जो है, या इस्फहान है, तो ये सब न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान का, जहाँ पे अभी अमेरिका के द्वारा जो सारी चीजें की गई थी आपने देखा ही, ठीक ना। तो एग्जाम ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस, अच्छा सबसे ज्यादा डरे सहमे जो है वो लीबिया देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, ये तो ये सोच में पड़े हैं कि भाई इधर से ईरान अटैक कर रहा है, इधर से इजराइल अटैक कर रहा है, क्या पता कहीं ऊपर से हमारे पर गिर जाए, ठीक है। तो ये इस सोच में पड़े हुए हैं, क्या किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब ये इतना ऊपर से जो गिराया गया था इसके बारे में सारी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक ना। तो यही थी मुख्य रूप से सुर्खियाँ। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।